कल्पना कीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 10,000 है। आपने तय किया है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। आपका टारगेट है हर दिन 300, 500 या शायद 1,000 रुपए कमाना। आपको लगता है कैपिटल छोटा है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी अच्छी हो तो धीरे धीरे पैसा बढ़ाया जा सकता है। अब एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 के अकाउंट में सबसे बड़ी समस्या आपका छोटा कैपिटल नहीं है, बल्कि आपका रिस्क मॉडल है, और अगर मैं यह भी कहूं कि कई बार आप चाहकर भी 1% रिस्क जैसी डिसिप्लिन वाली बात प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना पैसा लगाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपका मिनिमम पोजीशन साइजिंग कितना है, स्टॉप लॉस कितना दूर है, और एक गलत मूव आपके पूरे अकाउंट का कितना हिस्सा खा सकता है। सेबी के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के डाटा में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के ट्रेडर्स की तस्वीर बेहद गंभीर है। लगभग 91% व्यक्तिगत ट्रेडर्स नेट लॉस में रहे और एग्रीगेट नेट लॉस था लगभग 1.056 लाख करोड़, और यह लॉस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद का है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर लगाएं, सवाल यह है क्या 10,000 का अकाउंट उस तरीके से ट्रेड करने के लिए बना भी है जिस तरीके से आप उसे ट्रेड कर रहे हैं। आज इसी सवाल का जवाब निकालेंगे। 10,000 अकाउंट की पहली गलती, उसे इनकम मशीन समझना। 10,000 कैपिटल वाला ट्रेडर अक्सर एक बहुत डेंजरस कैलकुलेशन करता है। वह सोचता है मुझे बस रोज 500 रुपए निकालने हैं, लेकिन 500 10,000 का कितना है, 5%, यानी रोज 5% रिटर्न। अब ध्यान दीजिए, यह कहना नहीं है कि किसी एक दिन 5% प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन अगर आप 5% को डेली इनकम टारगेट बना देते हैं तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बिहेवियर बदल जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको हर दिन 5% नहीं देगा। फिर क्या होगा? पहला ट्रेड लॉस हुआ, आपका टारगेट अभी भी 500 है, तो दूसरा ट्रेड ज्यादा बड़ा होगा, फिर दूसरा भी लॉस हो गया। अब अकाउंट से 300 400 जा चुके हैं, लेकिन दिमाग कहता है आज का 500 तो निकालना ही है, और यहीं से स्ट्रेटेजी पीछे चली जाती है और रिकवरी माइंडसेट आगे आ जाता है। इसीलिए 10,000 अकाउंट की पहली समस्या यह नहीं है कि पैसा कम है, पहली समस्या है छोटे कैपिटल से बड़ा फिक्स इनकम निकालने की एक्सपेक्टेशन, और यही एक्सपेक्टेशन ट्रेडर को ज्यादा लीवरेज, ज्यादा ट्रेड्स और ज्यादा रिस्क की तरफ ढकेलती है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ साइकोलॉजी की बात की, अब आते हैं असली प्रॉब्लम पर, मैथमेटिक्स। 1% रिस्क सुनने में आसान है, लेकिन क्या आप उसे लागू कर सकते हैं? ट्रेडिंग एजुकेशन में एक बहुत कॉमन रूल है, एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क करो। सुनने में बहुत अच्छा रूल है। 10,000 अमाउंट है, 1% रिस्क मतलब 100 रुपए, यानी आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस जो है वो 100 रुपए होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करना है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमेशा अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी नहीं चुन सकते। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड लॉट साइज में ट्रेड होते हैं। एनएससी ने अक्टूबर 2024 में इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को 15 लाख से 20 लाख के रेंज में रखने के लिए लॉट साइज रिवाइज किए थे। उस रिवीजन में निफ्टी का लॉट साइज 25 से बढ़ाकर 75 किया गया था, लेकिन मार्केट लेवल बदलने के बाद एनएससी ने अक्टूबर 2025 में फिर रिवीजन किया। निफ्टी का मार्केट लॉट 75 से 65 हो गया, और यही रिवाइज्ड लॉट साइज बाद के नए कॉन्ट्रैक्ट पर लागू हुआ। अब सिर्फ एग्जांपल के लिए सोचिए, आपके पास 10,000 रुपए है, आपका रिस्क बजट है 100 रुपए, निफ्टी लॉट साइज है 65 का। अगर ऑप्शन प्रीमियम आपके खिलाफ सिर्फ 2 रुपए चला गया तो आपका कितना लॉस होगा? 65 इंटू 2 मतलब 130 रुपए, यानी एक छोटे से 2 रुपए एडवर्स मूवमेंट पर ही आपका नुकसान 130 रुपए हुआ। आपके 10,000 कैपिटल का लगभग 1.3%, और यह कैलकुलेशन ब्रोकरेज और बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को शामिल किए बिना है। अब प्रीमियम 5 रुपए आपके खिलाफ चला गया, अर्थात 65 इंटू 5 बराबर 325 रुपए, यानी कैपिटल का 3.25%। अब सोचिए, आपने मन में तय किया था कि मैं सिर्फ 1% रिस्क करूंगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम क्वांटिटी और आपके स्टॉप लॉस डिस्टेंस ने आपको उससे ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया। यही है रिस्क बजट और पोजीशन साइजिंग का मिसमैच, और यही वह पॉइंट है जिसे 10,000 अकाउंट वाला ट्रेडर समझे बिना बार बार स्ट्रेटजी बदलता रहता है। चीप ऑप्शन सबसे खतरनाक भ्रमों में से एक क्यों हो सकता? अब एक दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन सिर्फ 10 का मिल रहा है, आपको लगता है 10 रुपए ही तो है, और फिर दिमाग कहता है सस्ता है, क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 10 प्रीमियम का मतलब लो रिस्क नहीं है। करेंट निफ्टी लॉट साइज 65 को एग्जाम्पल माने तो 10 इंटू 65 बराबर 650। अब प्रीमियम 10 से 5 हो गया तो आपका नुकसान होगा 325 रुपए। 10,000 अकाउंट में 3.25%, और अब सोचिए अगर आपने एक ट्रेड में 3.25% खो दिया, फिर दूसरा ट्रेड भी 3.25%, फिर तीसरा, आपने 3 ट्रेड में लगभग
लगभग 9.75% कैपिटल खो दिया और अब अकाउंट को वापस वहीं पहुंचाने के लिए आपको सिर्फ 9.75% प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि परसेंटेज लॉस और परसेंटेज रिकवरी एक जैसे नहीं होते। मान लीजिए 10,000 घटकर 9,000 रह गया, अब वापस 10,000 जाने के लिए आपको 1,000 कमाने हैं। 9,000 का 1,000 यानी लगभग 11.11%। इसीलिए ट्रेडिंग में सवाल यह नहीं होना चाहिए मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ, पहला सवाल होना चाहिए अगर मैं गलत हुआ तो कितना खो दूंगा। सबसे बड़ा भ्रम डायरेक्शन तो सही थी। ऑप्शन ट्रेडर की एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, निफ्टी ऊपर गया था, मैंने कॉल खरीदा था, फिर भी मेरा ऑप्शन ट्रेड लॉस में क्यों चला गया। यहीं पर लोग अक्सर सिर्फ डायरेक्शन को ट्रेडिंग का पूरा गेम समझ लेते हैं, लेकिन ऑप्शन की प्राइस सिर्फ अंडरलेइंग की डायरेक्शन से तय नहीं होती। ऑप्शन वैल्यूएशन में अंडरलेइंग प्राइस के साथ टाइम टू एक्सपायरी और वोलेटिलिटी जैसे फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए निफ्टी ऊपर गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली यह नहीं है कि आपकी कॉल उसी प्रोपोर्शन में ऊपर जाएगा। अब इसमें स्ट्राइक सिलेक्शन जोड़िए, एक्सपायरी के करीब टाइम डिके का इफेक्ट जोड़िए, वोलेटिलिटी में बदलाव जोड़िए और फिर आपका ट्रेड केवल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे का सवाल नहीं रह जाता। वह बन जाता है किस स्पीड से मूव करेगा, कितना मूव करेगा, किस स्ट्राइक पर करेगा, एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है और ऑप्शन की प्राइसिंग में वोलेटिलिटी क्या कर रही है। यही वजह है कि 10,000 रुपए वाला ट्रेडर अक्सर चीप ओटीएम ऑप्शन देखकर आकर्षित होता है, क्योंकि प्रीमियम सस्ता दिखता है। लेकिन सस्ता प्रीमियम और कम रिस्क दो अलग बातें हैं। सेबी का डाटा हमें वास्तव में क्या बताता है। अब वापस आते हैं एविडेंस पर। सेबी के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्टडी में लगभग 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स इक्विटी डेरिवेटिव में नेट लॉस में रहे। एग्रीगेट नेट लॉस लगभग 1,05,603 करोड़ रुपए था। और सेबी ने यह भी बताया कि इंडिविजुअल ट्रेडर्स का नेट लॉस फाइनेंशियल ईयर 2024 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ा है। लेकिन यहाँ एक गलती नहीं करनी है। हम यह नहीं कह सकते कि 10,000 वाला हर ट्रेडर 1.1 लाख खोता है, क्योंकि सेबी का एवरेज लॉस पूरे सैंपल का है। उसमें अलग अलग कैपिटल साइज, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसीज और डेरिवेटिव पोजीशंस शामिल है। लेकिन डेटा एक चीज बहुत साफ बताता है, रिटेल एफएनओ ट्रेडिंग में रिस्क थ्योरेटिकल नहीं है, यह बड़े स्केल पर ऑब्जर्व्ड आउटकम है। और इसीलिए 10,000 अकाउंट के लिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इनकम नहीं, सर्वाइवल। 10,000 वाले ट्रेडर को वास्तव में करना क्या चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो क्या करना चाहिए। मैं इसे 6 रूल में रखूंगा। पहला रूल है, पहले कैपिटल तय मत करो, पहले रिस्क बजट तय करो। सबसे पहले यह मत पूछिए कौन सा ऑप्शन खरीदूं, पूछिए अगर मैं गलत हुआ तो मैक्सिमम कितना खो सकता हूँ। मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में 1% मैक्सिमम रिस्क तय किया। 10,000 का 1% मतलब 100 रुपए। अब आपका पूरा ट्रेड इसी 100 रुपए के आसपास बनना चाहिए। एंट्री बाद में, क्वांटिटी बाद में, पहले रिस्क। दूसरा रूल, पोजीशन साइज सिग्नल के बाद नहीं, रिस्क के बाद तय होगी। सामान्य ट्रेडर की प्रोसेस, पहले सिग्नल देखता है, एंट्री करता है, क्वांटिटी देखता है, फिर स्टॉप लॉस डिसाइड करता है। और यह इसका उल्टा है। आपकी प्रोसेस होने चाहिए, सबसे पहले कैपिटल देखना है, उसके बाद आपका रिस्क बजट कितना है, उसके बाद स्टॉप लॉस डिस्टेंस कितना रखना है वह डिसाइड करना है और पोजीशन साइज डिसाइड करना है, उसके बाद में एंट्री लेना है। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपका रिस्क बजट 100 रुपए है। अब अगर किसी ट्रेड की मिनिमम क्वांटिटी के कारण आपका प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस 100 से ज्यादा लॉस पैदा कर रहा है तो ट्रेड मत लो। सेटअप कितना भी अच्छा लगे, इंडिकेटर कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे, टेलीग्राम पर कितने भी लोग कहें श्योर शॉट, अगर ट्रेड आपके रिस्क बजट में फिट नहीं बैठता तो नो ट्रेड। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। तीसरा रूल, मिनिमम लॉट आपकी रिस्क कैपेसिटी तय कर सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लॉस 100 रुपए होना चाहिए, लेकिन अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम क्वांटिटी ऐसी है कि आपके लॉजिकल स्टॉप लॉस पर लॉस 250 रुपए हो रहा है। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, या तो स्टॉप लॉस गलत जगह लगाएं या रिस्क बढ़ाएं। दोनों गलत। सही तीसरा ऑप्शन है उस ट्रेड को छोड़ देना। यानी हर सेटअप ट्रेडेबल नहीं होता, यह बात याद रखिए। अगर आपकी कैपिटल साइज किसी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम पोजीशन साइज के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी नहीं, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन है। चौथा रूल, डेली लॉस लिमिट बनाइए। पर ट्रेड रिस्क पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपका रिस्क 100 रुपए है, पहला लॉस 100 रुपए, दूसरा लॉस 100 रुपए, तीसरा लॉस 100 रुपए, चौथा लॉस 100 रुपए। अब ट्रेडर कहता है अब तो
तब रिवर्सल आएगा और पांचवा ट्रेड करता है। यही अकाउंट धीरे धीरे नहीं तेजी से टूटता है। इसीलिए आपको एक दूसरा नंबर चाहिए, डेली मैक्सिमम लॉस। उदाहरण के लिए अगर आपका प्री डिफाइंड डेली लॉस लिमिट 200 रुपए है तो 200 के बाद ट्रेडिंग बंद, कोई एक लास्ट ट्रेड नहीं, कोई लॉस रिकवर लूंगा यह भी नहीं, कोई अब सेटअप परफेक्ट है यह भी नहीं, प्लेटफॉर्म बंद। क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा सिर्फ एंट्री रूल नहीं होता, एग्जिट फ्रॉम द डे रूल भी सिस्टम का हिस्सा है। पांचवा रूल, प्रॉफिट टारगेट को रिस्क टारगेट से अलग रखिए। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप कहते हैं कि मुझे रोज 500 कमाना है तो मार्केट आपके ऊपर टारगेट इम्पोज कर देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सिर्फ अपने डिफाइंड सेटअप ट्रेड करूंगा और प्री डिफाइंड रिस्क से ज्यादा नहीं खोऊंगा, तो डिसीजन मार्केट के हाथ में रहता है। आपका काम है गुड ट्रेड लेना, मार्केट का काम है रिजल्ट देना। आपको हर दिन प्रॉफिट देना मार्केट की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए 1000 अकाउंट में शुरुआती गोल होना चाहिए, एक महीने में कितने रुपए कमाए से पहले क्या मैंने अपने रूल कितनी बार तोड़े यह देखना। छठा रूल, स्केल तभी करें जब डेटा हो। सबसे बड़ी गलती है 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और फिर अब क्वांटिटी डबल। यानी पहले सैंपल चाहिए, कम से कम पर्याप्त ट्रेड का जर्नल बनाइए, हर ट्रेड में लिखिए एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, एक्चुअल एग्जिट, रिस्क रुपए में, रिटर्न रुपए में और सेटअप टाइप। उसके बाद टाइम, मार्केट कंडीशन, रूल फॉलोड, यस और नो, और सबसे जरूरी ट्रेड क्यों लिया। फिर 50 से 100 ट्रेड के बाद देखिए आपकी एक्चुअल बिन रेट क्या है, एवरेज बिनिंग ट्रेड कितना है, एवरेज लूजिंग ट्रेड कितना है, कॉन्सेंट्रिक लॉसेस कितने आते हैं, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद नेट रिजल्ट क्या रहा। क्योंकि सेबी का फाइनेंशियल ईयर 2025 स्टडी भी लॉसेस को ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद एनालाइज करता है। अगर जर्नल में डेटा नहीं है तो क्वांटिटी बढ़ाना सिर्फ अनुमान है। 10,000 रुपए के अकाउंट के लिए नया फ्रेमवर्क, तो अब पूरा फ्रेमवर्क एक जगह रखिए। 10,000 रुपए के ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में स्टेप 1 क्या है, 10,000 को इनकम जनरेटिंग मशीन मत समझिए। दूसरा स्टेप, पहले मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस तय कीजिए। तीसरा स्टेप, पोजीशन साइज रिस्क बजट के हिसाब से चुनिए। चौथा स्टेप, अगर मिनिमम लॉट साइज आपके रिस्क बजट से बड़ा है तो ट्रेड छोड़ दीजिए। पांचवा स्टेप, डेली मैक्सिमम लॉस तय कीजिए। छठा स्टेप, एक ट्रेड के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड सिर्फ इसलिए मत लीजिए कि पहला लॉस हुआ है। सातवां स्टेप, चीप ऑप्शन को ऑटोमेटिकली सेफ मत मानिए। आठवां स्टेप, डायरेक्शन सही होने को प्रॉफिट की गारंटी मत समझिए। और नवा स्टेप, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। 10वां स्टेप, क्वांटिटी बढ़ाने से पहले पर्याप्त ट्रेड डाटा देखिए। अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करने की सबसे बड़ी गलती क्या है? गलती 10,000 से ट्रेडिंग करना नहीं है, गलती यह है कि 10,000 के कैपिटल पर 1 लाख वाले रिस्क को लेने की कोशिश करना। गलती है छोटे अकाउंट से बड़ा डेली इनकम निकालने की एक्सपेक्टेशन रखना। गलती है मिनिमम लॉट साइज को इग्नोर करना। गलती है चीप ऑप्शन को लो रिस्क समझना। गलती है डायरेक्शन सही होने को पर्याप्त समझना। और सबसे बड़ी गलती, रिस्क बजट तय किए बिना ट्रेड करना। सेबी के डाटा हमें यह नहीं बताता कि हर ट्रेडर को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यह जरूर बताता है कि इक्विटी डेरिवेटिव को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स का नेट लॉस में रहना कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, यह एक स्टेटिकल वार्निंग है। इसीलिए 10,000 रुपए अकाउंट में पहला आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं रोज कितना कमा सकता हूँ। पहला सवाल होना चाहिए मैं गलत होने पर कितना सरवाइव कर सकता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पहला एज कोई इंडिकेटर नहीं है, आपका पहला एज है ऐसी पोजीशन लेना जिसे गलत साबित होने पर भी आपका अकाउंट सरवाइव कर सके। और अगर कोई सेटअप इस बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं करता तो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कभी कभी नो ट्रेड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।